जय हिंद दोस्तों। द जुपिटर क्लासेज के इस नए एपिसोड में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। आज फिजिक्स का 5वां दिन है। कहने का मतलब है कि आज 5वीं क्लास है। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग गोलीय दर्पण में किरण आरेख, प्रतिबिंब जो होता है वह किस प्रकार के किरण आरेख से बनता है, इन्हीं सभी के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वह है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण से संबंधित प्रमुख पद एवं किरण आरेख। चलिए सबसे पहले देखिए, गोलीय दर्पण का मतलब हम यहाँ पर दो दर्पण की बात करेंगे, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। जैसा कि पहले समझा चुके हैं, फिर से एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं। देखिए, ये हो गया खोखला गोला, कांच का एक खोखला गोला, और इसको जब यहाँ से, इसका एक यहाँ से होगा तो इसको यहाँ से काट देने के बाद हमारे पास इसका दो टुकड़ा आएगा। एक इस तरीका से होगा और एक इस तरीका से होगा। यहाँ पर इसको कर देते हैं ऐसे। आप लोग अच्छा से बनाइएगा प्रकाल के द्वारा। ठीक है, हो गया। इसका जो बिंदु है वह इसके लिए ऐसा होगा, इधर होगा, और इसके लिए भी यहाँ से होगा। कुल मिलाकर हम कहते हैं कि इसको हटा देते हैं और एक जो है ना इधर बना लेते हैं, ऐसे हो गया। तो ये हो गया। देखिए, कब ये अवतल उत्तल बनेगा तो भी हम लोग उसको पेंट करने वाले हैं। तो अगर इसको इधर से पेंट कर दिया जाता है बाहर की तरफ से, तो ये जो हमारा दर्पण बना है, ये कौन सा दर्पण है? अवतल है। अगर इसको हम अंदर से पेंट कर देते हैं ऐसे, तो ये इसका परावर्तक सतह, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह और इसको परावर्तक सतह। तो ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। और ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ठीक है। अगर देखिए, जहां से इसको गोला बनाया गया है, गोला के अंदर एक जो केंद्र होता है उसको यहाँ पर सी कहा जाता है और इसमें भी सी होगा। एक काल्पनिक रेखा होती है जो सी से होकर गुजरती है और दर्पण के एक बिंदु से होकर गुजरती है। तो दर्पण के, वह दर्पण अवतल हो या फिर उत्तल हो, जहां पर इसको से उस बिंदु से होकर गुजरती है उसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोला जाता है। और इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। ये हो गया वक्रता केंद्र और ये वाला हो गया ध्रुव। ठीक है। इसको P से सूचित किया जाता है, ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। इसमें भी प्रधान अक्ष x डैश होगा और इसमें भी प्रधान अक्ष x डैश होगा। प्रधान अक्ष इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष, और इसी को मुख्य अक्ष भी कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए कि सबसे पहले बात है कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर। वक्रता केंद्र अवतल दर्पण का आगे होता है और उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र पीछे होता है। पीछे किसको बोलेंगे? तो पीछे बोलेंगे जिधर पेंट किया, पेंट वाला भाग। पेंट वाला भाग क्या हो गया? पीछे। परावर्तक सतह होगा, उसको कहेंगे आगे। जिधर से चेहरा देखते हैं परावर्तक सतह है।
चलिए एक में लिख देते हैं, एक बना लेते हैं, इससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, हम लोग को वस्तु किधर रखना है, तो वस्तु रखना है परावर्तक सतह, जिधर होगा उधर। वस्तु उधर रखेंगे जिधर परावर्तक सतह होगा, तो वस्तु इधर रख दिए, परावर्तक सतह। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि जो दर्पण होता है उसका एक फोकस बिंदु होता है, और वह बिंदु जो होता है सी या पी के मध्य में होता है, और इसको फोकस कहते हैं। कैपिटल एफ से सूचित करेंगे, दोनों में होगा, और इसको एफ से सूचित किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसकी चर्चा हम लोग तुरंत करने वाले हैं, इसको डिफाइन करने वाले हैं। तो अब देखेंगे सबसे पहला बात कि सी से लेकर के एक और बात जानेंगे कि जो दर्पण होता है गोलीय दर्पण, उसमें जो दूरी होता है वह सब दूरी का मेन पॉइंट जो है वह ये वाला है, ध्रुव। सभी जो दूरी होता है वह ध्रुव से नापा जाता है। तो ध्रुव से अगर देखेंगे, ध्रुव से अगर यहां तक आते हैं, एफ तक आते हैं, एफ तक, पी से लेकर अगर एफ तक आते हैं, अब पी से लेकर अगर सी तक आते हैं, तो इसको बोलेंगे पी और इसको बोलेंगे सी, पी सी, और ये पी एफ। तो इसको फोकस याद रखेंगे, इसका नाम लिख देते हैं फोकस। इसको मुख्य फोकस भी कहा जाता है, फोकस। ठीक है, तो ध्रुव गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण कहने का मतलब अवतल अवतल, गोलीय दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, स्मॉल एफ। और गोलीय दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच जो दूरी होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और उसको आर कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या। और इसको कहते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी। इंग्लिश में इसको कहते हैं फोकल लेंथ। एक मिनट, ये हो गया फोकस दूरी, और इसको इंग्लिश में फोकल लेंथ, और इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। अब एक बात और समझते हैं कि जितना भी हम पढ़ेंगे प्रकाश के किरण के बारे में, प्रकाश की किरण जो होगी, किरण के बारे में जो पढ़ा जाएगा, रे के बारे में जो पढ़ा जाएगा, वह ये होगा कि जो किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के नजदीक से होके जाती है उसे उपाक्षीय किरण कहते हैं। उपाक्षीय किरण क्या है? उपाक्षीय किरण क्या है? उपाक्षीय किरण, या इसको बोलते हैं पैराएक्सियल, पैराएक्सियल रे। क्या है पैराएक्सियल रे? यानी कि उपाक्षीय किरण वह उस किरण को कहा जाता है जो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर और उसके निकट से होकर गुजरे, ऐसे गुजरे, जो बगल से होकर गुजरे, एकदम लगे कि सट करके गया हुआ है, इसी को कहते हैं, ऐसे जो गुजरे उसको कहते हैं उपाक्षीय किरण, पैराएक्सियल। यहां से भी किरण गुजर जाएगा, यहां से किरण अगर गुजरता है तो उसको पैराएक्सियल रे नहीं बोला जाता है। और उसके जब यहां से कोई किरण गुजरता है, यानी कि ध्रुव की काफी दूर से होकर गुजरता है, तो ऐसा समझिए कि उसके द्वारा प्रतिबिंब जो बनाए जाते हैं वह अलग अलग जगहों पर बनाया जाता है, जो कि काफी जटिल हो जाता है। अगर किरण मुख्य अक्ष के बगल से होकर जाता है तो वह एक ही जगह प्रतिबिंब बनेगा और स्पष्ट पता चलेगा हमको। तो अगर किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर और उसके निकट से होकर जाए तो उसको उपाक्षीय किरण बोलते हैं। ठीक है, बात आई है एक द्वारक का। दर्पण का जो द्वारक होता है वह एक वृत्तीय रूप में रहता है। दर्पण का अगर द्वारक बड़ा होगा तो प्रतिबिंब, वही प्रतिबिंब जो है वह, द्वारक बड़ा होने कहने का मतलब है कि किरण जो है काफी दूर से गुजरेगा। अगर द्वारक छोटा होगा तो किरण जो है एकदम बगल से होकर गुजरेगा।
तो द्वारक अगर बड़ा होता है दर्पण का, उत्तल हो चाहे अवतल हो यानी गोलीय हो, तो प्रतिबिंब जो है अलग अलग बनेगा। अगर दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो फिर वही बात और प्रतिबिंब स्पष्ट बनेगा, यानी कि उपाक्षीय किरण। द्वारक बड़ा होगा तो उपाक्षीय किरण नहीं होगा, द्वारक छोटा होगा तो उपाक्षीय किरण ही जाएगा। ठीक है, अब बात आती है, समझते हैं यहां पर उत्तल और अवतल। अवतल के बारे में समझिए। उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है, उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है, फोकस दूरी नहीं, फोकस। देखिए बात याद करेंगे, यहां पर कुछ बात है, सीधा सीधा बात याद रखिए। जो पीछे होगा उसको प्लस लेंगे हम, और जो आगे होगा उसको निगेटिव लेंगे हम। ठीक है, ये मानते हैं। ठीक है, ये सामने है तो प्लस, और ये पेंट किया हुआ भाग पीछे है, सामने है तो माइनस, और पीछे रहेगा, पेंट के पीछे रहेगा तो माइनस। ठीक है, इस तरीका से समझेंगे तो हो जाएगा। फोकस दूरी पेंट की, फोकस जो होगा पेंट किए हुए भाग की तरफ रहेगा तो उसको पॉजिटिव कहेंगे, यानी कि धनात्मक। फोकस दूरी पूछा जाएगा, ये तो फोकस हो गया, फोकस कहाँ है तो पीछे हो गया। अवतल में अगर फोकस की बात करेंगे, फोकस तो वह आगे होगा। कहाँ होगा? आगे होगा। और अगर फोकस दूरी का बात करेंगे, फोकस दूरी का, तो वह निगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक। अगर फोकस दूरी का बात करेंगे, फोकस दूरी जैसी कहते हैं, पी और एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, तो वह पॉजिटिव हो जाएगा। अब फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल से सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए बात आता है, कुछ किरण इसमें बताते हैं, कुछ किरण इसमें बताते हैं। अगर कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है, हम यहाँ से किरण गुजार रहे हैं, प्रधान अक्ष के काफी दूर से जा रहा है, ये हम लोग को स्पष्ट देखने के लिए यहाँ से दूर से बताया जा रहा है। ठीक, समझने के लिए। लेकिन इस किरण को मान के चलना है कि इसके नजदीक से होकर जाएगा। ठीक है, उस समय एक बताया जाएगा कि उपाक्षीय किरण के लिए, उपाक्षीय किरण जैसे ही बोला जाएगा, या दर्पण का द्वारक छोटा बोला जाएगा, दर्पण का द्वारक अगर छोटा हो तो इसका मतलब समझ जाना है कि जो किरण जा रहा है वह प्रधान अक्ष के निकट से होकर जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो एक ही केस होगा वहां पर, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, कि फोकस ले होके जाएगा। यानी प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उसी को तो फोकस कहते हैं। अगर अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आती है और दर्पण से परावर्तित होने के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, और इसमें जो आएगा वह काटती हुई प्रतीत होती है, इधर डॉटेड लाइन रहेगा और इधर निकल जाएगा। जिस बिंदु पर काटती है प्रधान अक्ष को, या काटती हुई प्रतीत होती है, इसमें प्रतीत होगा क्योंकि पीछे तो आएगा नहीं, परावर्तित होकर ऊपर चला जाएगा, और इसमें प्रवर्तक सतह सामने है तो इधर आ जाएगा, नीचे की ओर मुड़ जाएगा। तो किस तरह से मुड़ता है ये भी बताएंगे कि ऊपर का है मुड़ा, इधर का है नहीं मुड़ा, इसमें तो बताते हैं। तो ये वाला जिस बिंदु पर काटती है उसी को तो फोकस कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो समांतर किरण आएगा वह फोकस से होकर गुजरेगा। ठीक है, अगर कोई किरण इस तरीका से आता है, पहला किरण याद रखेंगे, दूसरा किरण, अगर कोई किरण जो आ रहा है वह सी से होकर के गुजर रहा है और उसके बाद जाके दर्पण पे टकरा रहा है, तो बता दे कि ये दूसरा टाइप का होगा, कि जब कोई किरण वक्रता केंद्र से गुजरते हुए दर्पण पर आपतित हो, वह पुनः उसी पथ पर क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। वह फिर काहे नहीं अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो, अगर इसमें भी कोई किरण डायरेक्ट यहां से आता हुआ प्रतीत होगा
कि वह डायरेक्ट सी पर आ रहा है तो वह फिर इधर उधर नहीं मुड़ेगा। अगर कोई उत्तल दर्पण में किरण वक्रता केंद्र पर आता हुआ प्रतीत होता है तो इसका मतलब है कि वह पुनः उसी पथ पर लौट भी जाएगा। तो ये दूसरे टाइप का हो गया, ये दूसरे टाइप का किरण, ये पहले टाइप का किरण। याद रखेंगे कि जब कोई समांतर किरण प्रधान अक्ष के आएगी तो वह फोकस लेकर गुजरेगी। अगर कोई किरण दर्पण पर वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है और दर्पण से टकराने के बाद फिर पुनः उसी पथ पर चली जाएगी। ये दूसरा टाइप का हो गया। एक और है तीसरा टाइप का कि दर्पण पर अगर कोई किरण तिरछा पड़ती है, यानी कि ध्रुव पर ऐसे, तीसरा जो जाता है वह इस तरीका से ऐसे जाता है, तीसरा टाइप का, अवतल हो चाहे उत्तल हो, तो इसमें देखेंगे कि वह जितना डिग्री का कोण, ये तो सी से मिलाया हुआ है, तो प्रकाश के परिवर्तन का नियम सब किरण में नियम लागू हो रहा है। तो इसमें देखेंगे कि पी पर से अगर कोई किरण पी पर जाकर टकराती है तो प्रधान अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है उतना ही कोण बनाते हुए वह लौट जाती है। ये तीसरे टाइप का हो गया। ये थीटा रहेगा तो ये भी क्या रहेगा, थीटा। इसमें भी आकर के लौट जाएगा ऐसे। तो कुल मिलाकर के जो बात है वह तीन टाइप का अगर किरण आप याद रखते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो फोकस लेकर गुजरती है। दूसरा, जब कोई किरण वक्रता केंद्र से गुजरते हुए दर्पण पर आपतित होती है तो उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तीसरा किरण कि जब कोई तिरछी किरण दर्पण के ध्रुव पर पड़ती है तो जितना डिग्री का आपतन कोण बनता है उतने ही डिग्री का परावर्तन कोण बना करके परावर्तित हो जाती है। तो चलिए, इतना समझ में आ गया होगा गोलीय दर्पण से संबंधित प्रमुख पद एवं किरण रेख। दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। यहाँ पर कितना चौड़ाई है उसका, ठीक है। एक वृत्ताकार होता है तो पूरा बड़ा भाग होता है, तो दर्पण का द्वारक छोटा हो जाएगा। दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो उपाक्षीय किरण के लिए लागू, बड़ा होगा तो उपाक्षीय किरण नहीं हो जाएगा। हम लोग जितना भी पढ़ते हैं इसमें किरण से संबंधित प्रतिबिंब, वह सब उपाक्षीय किरण के लिए पढ़ते हैं। जब दर्पण का द्वारक छोटा होता है उसी केस के लिए 10वीं कक्षा तक है, ठीक है। इसको लिख लेंगे। देखिए, अगला जो टॉपिक है वह है हमारा अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस एवं फोकस दूरी। फोकस मतलब कैपिटल एफ, फोकस दूरी का मतलब स्मॉल एफ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये आपका हो गया कौन सा दर्पण, अभी यहाँ से पता चलेगा, इसको पेंट कर देंगे पता चलेगा क्या। अब देखिए, इसको गोल इधर से खींचा गया है तो यहाँ पर इसका सी हो जाएगा और ये पी हो गया और ये प्रधान अक्ष हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उत्तल का बात करते हैं तो उत्तल में ऐसे होगा और इसको किधर से पेंट करेंगे, एक मिनट उधर से हमको करना है ना, इसको ऐसे कर देते हैं और इसको इधर से पेंट कर दिया, ठीक है। इसका उभरा हुआ तल है, ये तल हो गया और ये अवतल हो गया। हम लोग को क्या बात करना है, तो फोकस। इसमें भी होगा ऐसे, ये पी हो गया और इधर इसका सी रहेगा, ठीक है। और ये प्रधान अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। तो अगर बात करें हम गोलीय दर्पण का मतलब दोनों समझिएगा, जिसमें आपको लिखना होगा लिखेगा। गोलीय दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है
यहां पर काट दी है या काटती हुई प्रतीत होती है, इसमें काटती हुई प्रतीत होगी, यानी कि इसको पीछे बढ़ाया जाएगा, तो उस कटान बिंदु को ही क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसका फोकस जो है काल्पनिक है, फोकस जो होगा वह काल्पनिक होगा, और इसका जो फोकस होगा वह वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। इसका जो फोकस होता है उसको पॉजिटिव आगे, एक मिनट पीछे, और इसको माना जाता है फोकस को आगे। आगे है, ये है परावर्तक सतह के सामने, आगे परावर्तक सतह के पीछे है, पीछे हो गया। अब देखिए इधर ही क्यों मुड़ा। अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरण समांतर आती है तो एक बात बता देते हैं कि जो वक्रता केंद्र होता है, ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से अगर हम जहां पर किरण आकर के दर्पण से टकराया है उसको मिलाते हैं तो वह एक अभिलंब है, अभिलंब है। आप बता दें कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, उसमें बताया गया है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो एक अभिलंब के बाएं साइड है तो एक अभिलंब के दाएं साइड हो। आपतन कोण अगर इधर है तो परावर्तन कोण इधर होगा। इसमें देखेंगे कि अगर इसको हम मिलाते हैं किससे, ये हो गया अभिलंब, अगर इसको यहां से मिलाते पता चलेगा कि आपको एकदम बीच में से होकर जा रहा है, तो ये हो गया आपतन कोण और ये वाला हो गया परावर्तन कोण। इधर नहीं मुड़ पाएगा, उधर जाएगा। प्रधान ये जो लंब खींचे हैं उसके एक तरफ और एक तरफ वो। तो कुल मिलाकर बात है कि गोलीय दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद या दर्पण से परावर्तित होने के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की क्रमशः फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। अवतल दर्पण की फोकस वास्तविक और आगे होती है, उत्तल दर्पण की फोकस काल्पनिक और पीछे होती है। ठीक है, फोकस को एफ से सूचित किया जाता है। अब बात आती है फोकस दूरी की, फोकस दूरी की। तो गोलीय दर्पण में दोनों में ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। जो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं दोनों। इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है और इसको भी स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। ठीक है, एक मिनट। एक व्यक्ति आ गए थे रूम में, इसलिए चलिए यहाँ पर इतना समझ में आ गया। अब हम लोग जो है इसको लिख लेंगे, इसको हटा देते हैं। एक तो बताना ही भूल गए, अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होगा वह ऋणात्मक होगा और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होगा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी, उसके बाद ही हम फॉर्मूला सिद्ध कराएंगे, फोकस दूरी वाला और दर्पण सूत्र। तो सबसे पहला बात है गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी, एकदम ध्यान से समझना है। ठीक है, एक दर्पण है
जैसे बताएंगे, अगर उस तरीका से याद रखते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। रुकिए दर्पण पर ही बताते हैं, एक दर्पण ले लेते हैं और उसको बताते हैं। ये देखिए हमारा हो गया अवतल दर्पण, इसको इधर से पेंट कर दिए तो ऐसे दिखाने का मतलब पेंट किया हुआ है, ऐसे चांदी का परत रहता है और उस पर पेंट किया रहता है ताकि चांदी के परत पर भी खुरच ना आ पाए। यह इधर से इसका सी हो गया, इधर से ले लेते हैं, यहाँ पर इसका सी हो गया और ये प्रधान अक्ष हो गया। स्पष्ट रूप से एकदम देखेंगे और ये फोकस मानेंगे नहीं, जहां पर कट करेगा उसको कर लेंगे। ठीक है, एक वस्तु यहां पर रख देते हैं। ठीक है, ये दर्पण से ज्यादा ऊंचाई मत रख देना, छोटा रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाने में थोड़ा सा बेहतर लगेगा। ठीक है, ये हो गए। यहां से आप 3 तरह के किरण निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 जो बताएं, पहला किरण बताएं हम कि अगर आप यहां से समांतर लेके जाते हैं तो वह एक P और C के बीचों बीच में एक बिंदु होता है, फोकस वहीं पर भी करता है। तो यहां से लेकर जाते हैं तो वह फोकस से होकर गुजरेगा ऐसे। ठीक है, यहां से अगर लेके जाते हैं किरण तो ऐसे गुजरेगा। अगर आप यहां C से लेकर जाते हैं ऐसे, तो बताए हैं कि वह फिर वापस उसी पथ पर लौट जाए। अगर तीसरा एक बिंदु यहां से आप अगर P के पास लेकर आते हैं तो जितना डिग्री का कोण इधर, उतना ही इधर बना के इधर कर दीजिए, बिल्कुल बढ़िया होगा। ठीक है, अभी तो स्पष्ट हो गया, ये तीनों यहां पर कट करेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप 3 किरण में से 2 किरण का यूज करेंगे तो आपका परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर परावर्तित किरणें काटती है, वहां पर अगर वास्तव में काटेगी तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, अगर काल्पनिक रूप से काटती हुई प्रतीत होगी तो उसे कहेंगे काल्पनिक। हम यहां पर लेते हैं एक समांतर ऐसे, तो ये पता है कि जहां से होके गुजरेगी उसका नाम रखना है फोकस। ठीक है, किरण आई, इसको आपतित किरण, और अगर हम यहां से ऐसे खींच देते हैं तो इसी को अभिलंब कहना है, और ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण दोनों बराबर होगा, 1 का 2 आई और ये आर बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर आई आर से कोई मतलब नहीं है, अभी हम बताएंगे। ठीक हो गया, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। अगर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ अगर इसको सी से होकर गुजार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 किरण की आवश्यकता है बस प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो यहाँ पर आएगा और फिर पुनः वापस इस पर चल जाएगा। तो परावर्तन होने के बाद जब आएगा नहीं, जब इधर से टकरा कर वापस जाएगा तो यहाँ पर कट कर रहा है, आने समय में नहीं, टकरा कर जाएगा तब, तो यहाँ पर कट करेगा तो उसको परावर्तित किरण कहेंगे। और यहाँ से जैसे ये वस्तु का ऊपरी सिरा था तो इसे उल्टा बन गया है, तो इसको कहेंगे नीचे। ये प्रधान अक्ष के ऊपर वस्तु रखे थे, ये नीचे हो गया, यानी कि उल्टा हो गया। अगर ये वस्तु ए बी है तो ये वाला हो जाएगा ए डैश बी डैश। अगर इसको समझ लेते हैं किरण आरेख तो आप प्रतिबिंब अपने से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। किरण आरेख समझिए कहाँ से कब क्या करना है, कैसे जाना है। समांतर जाएगा तो फोकस लेकर जाएगा, और ऐसे अगर सी से होकर गुजरेगा तो फिर वापस लौट जाएगा। अगर यहाँ से डायरेक्ट पी पर करते हैं तो उतना डिग्री का ऊपर बनाया प्रधान अक्ष के साथ, तो उतना ही डिग्री का नीचे बना के ऐसे चला जाएगा। और जहां पर कटेगा 2 किरण की आवश्यकता है, जहां पर 2 किरण परावर्तित होने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद जाकर काटेगा या काटती हुई प्रतीत होगा, उसको कहते हैं, वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब 2 प्रकार का, वास्तविक और काल्पनिक। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन गया, ये फोकस हो गया। ये हमारा था वस्तु और ये था प्रतिबिंब। अब कहेंगे सर चिन्ह परिपाटी बता रहे, वही बता रहे हैं, समझो बढ़िया से। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहला बात चिन्ह परिपाटी में कि जो भी दूरी मापेंगे, सबसे ये पहले समझ लेते हैं कि ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, ये ध्रुव है, इधर पेंट किया हुआ भाग। तो जो भी दूरी मापा जाएगा वह ध्रुव से
सभी दूरियां कहां से मापी जाएगी? पहला पॉइंट ध्रुव से। सभी दूरियां कहां से मापी जाएगी? ध्रुव से। दूसरा बिंदु, जो आगे होगा, जो आगे होगा वह पॉजिटिव होगा, जो सामने होगा, एक मिनट, जो सामने होगा, जो आगे होगा, आगे किसको बोलते हैं? तो परावर्तक सतह जिधर होता है उसको आगे कहते हैं, तो वह वास्तविक होगा। सीधा बात, वास्तविक। सारा चीज यहां पर खत्म कर देते हैं, आज कंप्लीट बता देते हैं। आगे होगा, आगे होगा तो वह वास्तविक होगा, ठीक है। प्रधान अक्ष के नीचे होगा, प्रधान अक्ष के नीचे, तो वह उल्टा होगा, ठीक है। प्रधान अक्ष के ऊपर, प्रधान अक्ष के ऊपर, प्रधान अक्ष के नीचे, प्रधान अक्ष के नीचे कहने का मतलब इस प्रधान अक्ष से ऊपर या पीछे हो चाहे आगे हो। अगर ऊपर है, प्रधान अक्ष के अगर नीचे है तो उल्टा, और प्रधान अक्ष के अगर ऊपर होगा तो सीधा। पांचवा, प्रधान अक्ष बता देंगे सब। प्रधान अक्ष के ऊपर लंबवत दूरी, लंबवत दूरी की बात करेंगे तो वह होगा पॉजिटिव। यहां नीचे लिखे हैं प्रधान अक्ष के ऊपर लंबवत दूरी पॉजिटिव। और याद रखेंगे पांचवा, प्रधान अक्ष के नीचे, प्रधान अक्ष के नीचे लंबवत दूरी, लंबवत दूरी निगेटिव होगा, ठीक है। जो आगे होगा वह वास्तविक होगा, जो प्रधान अक्ष के नीचे होगा वह उल्टा, प्रधान अक्ष के ऊपर जो होगा प्रतिबिंब वह सीधा, प्रधान अक्ष के ऊपर लंबवत दूरी जो होगी पॉजिटिव। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ कोई दूरी मापते हैं तो वह पॉजिटिव में लिया जाएगा, और प्रधान अक्ष के नीचे मापते हैं तो वह निगेटिव में लिया जाएगा। और जो आगे होगा, इधर जो इधर दूरी होगा, प्रधान अक्ष के इधर दूरी होगा वह निगेटिव लेना है, और जो इधर दूरी होगा वह पॉजिटिव लेना है। अच्छा हुआ। आगे की ओर दूरी, आगे की ओर दूरी जो होगा वह होगा निगेटिव, पीछे की ओर जो दूरी होगा, पीछे की ओर दूरी वह क्या होगा? पॉजिटिव। बस इतना ही बात याद रखना है। इसको लिखेंगे कैसे? एकदम सिंपल तरीका से लिख सकते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी। देखिए, ये हो गया दर्पण, उत्तल में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से ये जो दर्पण हो गया, जिधर पेंट किया हुआ है वो हो गया पीछे, ये हो गया कौन सा भाग? पीछे, और ये हो गया आगे। परावर्तक सतह आगे, आगे ही वस्तु को रखा जाता है। सी या एफ तो आगे पीछे हो सकता है, कभी पीछे हो जाएगा कभी आगे हो जाएगा, लेकिन वस्तु हमेशा कहाँ रहेगा? आगे रहेगा, परावर्तक सतह की ओर। अगर प्रधान अक्ष से ऊपर कोई ऐसी दूरी मापा जाता है तो पॉजिटिव, जैसे ए बी जो है, ए बी की ऊंचाई इतना है तो ऐसे नाप रहना, वस्तु की ऊंचाई जो होगा वो पॉजिटिव, अब प्रतिबिंब नीचे बना है तो ये हो जाएगा निगेटिव, ठीक है। अगर पूछेंगे कि वस्तु क्या है तो वास्तविक। प्रधान अक्ष के आगे जो होगा वास्तविक। एक और छूट गया है, जो पीछे होगा वह काल्पनिक। मैंने पॉइंट कुछ भी हो, कहने का मतलब है कि जो आगे होगा वह वास्तविक, जो पीछे होगा वह काल्पनिक। तो ये जितना भी इधर होगा वह वास्तविक होगा, इधर होगा वह काल्पनिक होगा। पूछेंगे वस्तु वास्तविक है तो प्रतिबिंब भी वास्तविक है, फोकस वास्तविक है, फोकस दूरी वास्तविक होगा, ठीक है। अगर प्रधान अक्ष के ऊपर की बात करेंगे तो सीधा, प्रधान अक्ष के नीचे उल्टा, प्रधान अक्ष के ऊपर लंबवत दूरी तो प्लस, प्रधान अक्ष के नीचे लंबवत दूरी तो माइनस, ठीक।
आगे की ओर दूरी जो आगे है, इधर अगर दूरी लेंगे, कहाँ से दूरी मापना है तो P से, यहाँ से मापना है। यहाँ से अगर इधर जाएंगे तो माइनस, अगर पीछे की ओर जाएंगे, इधर यहाँ से अगर इधर जाएंगे तो प्लस। अब देखिए, वस्तु से लेकर के, यहां से लेकर के, यानी कि P से नापते जाएंगे इधर ऐसे, ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी क्या कहेंगे, वस्तु दूरी। और वस्तु दूरी को U से, और यहाँ पर चिन्ह का बात करेंगे तो वस्तु दूरी देखो, यहाँ से इधर जा रहे हैं, आगे हो गया तो आगे की दूरी जो होगा वह निगेटिव, यानी कि U के पहले माइनस लगाना पड़ेगा। और ये हो गया वक्रता त्रिज्या C से लेकर P से, यानी कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम R कहते हैं। तो वह भी यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा क्योंकि यह भी ऐसे जाएगा। और जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, और दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या को R से सूचित करते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्रतिबिंब बन गया है इसको प्रतिबिंब दूरी को V से सूचित करते हैं। F से लेकर P तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और इसको F से, स्मॉल f से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी इतना ही है। हमको चिन्ह सब याद करना है। आप इसको क्या कीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। लास्ट में इतना जटिल लग रहा है, लेकिन आप शुरू से ही अगर वीडियो को रोक करके चित्र ड्रॉ कर रहे हैं और इसको समझ रहे हैं, लिख लेते हैं एक बार, इसको अपने से समझ लेते हैं, तो बिल्कुल 100% गारंटी है कि आप जीवन में इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। फोकस दूरी धनात्मक ऋणात्मक होता है, ये सब याद नहीं करना है, बस इसको समझ लेना है। पूरा का पूरा एकदम आपको 100% समझ में आ जाएगा। आगे का जितना भी टॉपिक होगा सब समझ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, उनसे मेरा एक आग्रह है कि जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लिखने का भी प्रयास करें। लिखने से क्या होता है कि आपका उसी टाइम प्रैक्टिस होगा और माइंड जो है आपका उसी जगह पर रहेगा, उसी बिंदु पर रहेगा। तो आप इसको ज्यादा दिन तक अपने माइंड में रख सकते, स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए इतना ही रहेगा। बाकी जो है आप लोग थोड़ा सा मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। लाइक और कमेंट भी जरूर करें। अगर कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। उसका जो सॉल्यूशन होगा वह कमेंट के माध्यम से हम दे सकते हैं, या फिर अगले एपिसोड में उसकी चर्चा करेंगे। जय हिंद, थैंक यू।